देखो ये फिजिकल केमिस्ट्री का, ठीक है, चैप्टर क्या है, केमिकल काइनेटिक्स। हिंदी में क्या बोलते हैं, रासायनिक बल गतिकी। बल गतिका लिखा था इसमें यार, रासायनिक बल गतिकी। देखो क्या पढ़ते हैं इसमें, पढ़ते हैं रिएक्शन की स्पीड के बारे में। किसके बारे में, रिएक्शन की स्पीड के बारे में। कि मतलब देखो जब कोई रिएक्शन अगर होता है तो जैसे मान लो कोई रिएक्शन हो रहा है, जैसे कि मान लो ए से है, ऐसे मान लो जैसे मान लो कोई रिएक्टेंट है, ठीक है, क्या है, जैसे कोई रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में, ठीक है। तो इसको ना रिएक्शन को कंट्रोल 3 चीजें करती हैं। पहला है थर्मोडायनेमिक्स। पहला क्या होता है, थर्मोडायनेमिक्स। क्या होता है, थर्मोडायनेमिक्स। पढ़ चुके हो इसको ना। थर्मोडायनेमिक्स क्या बताता है कि रिएक्शन ये होगी कि नहीं होगी, ठीक है ना। अब क्या जरूरी है हर रिएक्शन हो जाए, हर रिएक्शन नहीं होती ना। पढ़ते हो ऐसे क्या कोई भी रिएक्शन करा सकते हो, नहीं ना। कैसे पता चलेगा रिएक्शन होती, क्यों, कैसे, मतलब कैसे पता चलेगा रिएक्शन होगी या फिर नहीं होगी, यही बताएगा कौन, थर्मोडायनेमिक्स, ठीक। उसके बाद दूसरी चीज होती है केमिकल इक्विलिब्रियम। क्या, ये भी पढ़ चुके हो, केमिकल इक्विलिब्रियम। ये क्या करता है, केमिकल इक्विलिब्रियम बताता है अगर रिएक्शन हो रही है तो कब तक होगी, ठीक है ना। कहीं ऐसा तो नहीं है कुछ देर होने के बाद फिर से लौट आए, ठीक है ना। या कब तक होने किस हद तक होगी, कब तक ये होगी, उसके बाद कब रुक जाएगी, कब ये इक्विलिब्रियम में आ जाएगी, ठीक है ना। तो ये बताता है कौन, केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक। और तीसरी चीज होती है केमिकल काइनेटिक्स, जिसको अभी पढ़ रहे हो, जिसको पढ़ना है, केमिकल काइनेटिक्स। ये क्या बता रही है, कोई रिएक्शन हो तो रही है लेकिन कितना स्पीड से हो रही है, ये भी जरूरी है। समझ नहीं आया, समझ नहीं आया। तो केमिकल काइनेटिक्स के अंदर क्या पढ़ते हैं हम, रिएक्शन की स्पीड के बारे में। जैसे अगर जैसे मान लो जैसे प्रतापगढ़ से अगर इलाहाबाद कोई जा रहा है तो हर सबके जाने की स्पीड अलग अलग होती है, चाल अलग अलग होती है ना। कोई बहुत हाई स्पीड, मतलब किसी की चाल बहुत ज़्यादा है, किसी की चाल बहुत स्लो है। साइकिल वाला जो है ज़्यादा टाइम लगाएगा, ठीक है ना। और छोटे मोटे जैसे ई रिक्शा वगैरह है, थोड़ा और जल्दी जाएगा। कार से जाओगे और जल्दी पहुंच जाओगे ना। तो सबके अलग अलग क्या होती है, चाल होती है, स्पीड होती है ना। समझ आए नहीं है, सबके काम अलग अलग हैं, ठीक। तो वही चीज़ इसमें पढ़ते हैं कि अगर कोई रिएक्शन हो रहा है तो उसकी स्पीड क्या है, उसकी चाल क्या है, यानी वेग, इसे बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आई। तो इसमें लिख लो थोड़ा सा, पहले लिखो हिंदी में, चलो हिंदी में लिखना है ना, लिखो लिखो फिजिकल रसायन, मतलब भौतिक रसायन, भौतिक रसायन की वह शाखा, भौतिक रसायन की वह शाखा जिसके अंतर्गत, भौतिक रसायन की वह शाखा जिसके अंतर्गत अभिक्रिया की दर, ब्रैकेट में ना गति लिख सकते हो, अभिक्रिया की दर, ब्रैकेट में क्या लिख सकते हो, गति, अभिक्रिया की दर, और उसे प्रभावित करने वाले कारकों, और उसे प्रभावित करने वाले कारकों, और उसे प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन करते हैं, कारकों का अध्ययन करते हैं। रासायनिक बलगतिकी कहलाती है, रासायनिक बलगतिकी कहलाती है। ठीक है, रासायनिक बलगतिकी कहलाती है। समझ आया नहीं आया। तो ये क्या है, रासायनिक बलगतिकी जो है भौतिक रसायन की वह शाखा है जिसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं, जिसके अंदर हम अभिक्रिया की दर को स्टडी करते हैं, ठीक है। और उसको कौन कौन प्रभावित करता है, टेम्परेचर, प्रेशर, ठीक है, ये सब चीज़ें। क्योंकि रिएक्शन की जो रेट होती है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। बहुत सारे रिएक्शन देखो नहीं होते रहते हैं लेकिन टेम्परेचर देकर रिएक्शन करवा लेते हैं ना। और टेम्परेचर बढ़ाने पर रिएक्शन की स्पीड क्या होती है, फास्ट हो जाती है, जल्दी हो जाता है। कोई भी चीज़ घर में पकाते हो तो कम टेम्परेचर में ज़्यादा टाइम लेता है, टेम्परेचर बढ़ा देने से क्या होता है, जल्दी बन जाता है, जल्दी पक जाता है, ठीक। तो रेट ऑफ रिएक्शन को कुछ चीज़ें बढ़ाती हैं, टेम्परेचर, प्रेशर, सरफेस एरिया, ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर रासायनिक बलगतिकी के आधार पर अभिक्रियाएं 3 तरह की होती हैं। अब 3 तरह की होती है जिसमें से पता करना होता है किस तरह की रिएक्शन है।
क्योंकि उन 3 तरह की रिएक्शंस में 2 रिएक्शंस ऐसी होती जिनको इसके अंदर हम स्टडी नहीं कर सकते, ठीक है, एक को ही पढ़ा जा सकता है और वही हमको पता करना रहता है। तो पहले हेडिंग क्या लिखोगे, लिखो रासायनिक बल गतिकी के आधार पर, या ऐसे लिख सकते हो अभिक्रिया की गति के आधार पर, अभिक्रिया की गति के आधार पर, गति के आधार पर अभिक्रियाएं 3 प्रकार की होती हैं, अभिक्रियाएं 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं, ठीक है। तो कौन कौन सी? तो गति के आधार पर अभिक्रिया 3 पर कौन कौन सी? पहली होती है अति तीव्र अभिक्रिया, अति तीव्र अभिक्रिया मतलब वेरी फास्ट रिएक्शन। कौन सी? कौन सी? वेरी फास्ट रिएक्शन। दूसरी जो होती है अति मंद अभिक्रिया, अति मंद अभिक्रिया, बहुत तेज चलने वाली अभिक्रिया, बहुत धीमे चलने वाली अभिक्रिया। और तीसरी होती है मंद अभिक्रिया, जो आराम आराम चले, मंद अभिक्रिया, ठीक है। देखो अति तीव्र अभिक्रिया क्या होती है? ऐसी अभिक्रियाएं जो बहुत जल्दी हो जाए, ठीक है ना। तो लिख लो इसमें पहली हेडिंग लिखो क्या? अति तीव्र अभिक्रिया। देखो ऐसी अभिक्रियाएं जो सेकंडों में पूर्ण हो जाती हैं, जो सेकंडों में पूर्ण हो जाती हैं, जो सेकंडों में पूर्ण हो जाती हैं, उन्हें सेकंडों में पूर्ण हो जाती हैं, उन्हें अति तीव्र अभिक्रियाएं कहते हैं। नहीं जरूरी नहीं है वो सेकंड, मतलब कि अबे मतलब कि 10 घात -2 -1 -3 सेकंड, ठीक, जनरली ऐसे लिखेंगे, सेकंड में हो जाती है, ठीक है। उन्हें अति तीव्र अभिक्रिया कहते हैं, लिखो उन्हें अति तीव्र अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल पता है कौन कौन से रिएक्शन आते हैं इसमें? इसमें पहला आता है एसिड बेस रिएक्शन, अम्ल क्षार अभिक्रिया। कौन सी? अम्ल क्षार अभिक्रिया। कभी लैब में तो किए नहीं होगे, अगर भी लैब में कभी जाना तो वहाँ पे कोई अम्ल ले लेना, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मान लो ले लिया HCl, ठीक है, और उसमें मिला दिया NaOH। ये HCl क्या है? अम्ल है, नहीं बोलो कैसा अम्ल है? खनिज अम्ल। कैसा? खनिज अम्ल। तो अम्ल क्या होते हैं? अम्ल और क्षार का जब रिएक्शन कराते हैं तो अम्ल क्षार का रिएक्शन करा, जानते हैं क्या बनता है ना? लवण और जल, लवण और जल बनते हैं। तो क्या बनेगा? NaCl, और NaCl प्लस क्या निकलता है? वाटर ना। जब कोई अम्ल क्षार रिएक्शन करता है तो पानी निकलता है और क्या बनता है? लवण बनता है। पढ़ते आए ना 9-10 से। खनिज अम्ल क्यों है? अरे यार क्योंकि सारी चीजें ना ये नेचुरली मिलती हैं हमको, ठीक है ना, समझ आई नहीं है? तो समझ आई नहीं है? अरे जरूरी नहीं है केवल तुम्हारे पेट में ही। अब यार अगर तुम्हारे पेट में मिलता है तो क्या तुम्हारे पेट से निकालेंगे? हा? ये जो लैब वगैरह में रखा रहता है, सुनो पहले, जो लैब वगैरह में HCl रखा रहता है वो इंसानों के पेट से निकालते हैं। बोलो। तो ये सब देखो जो एसिड होते हैं, मतलब एसिड बेस रिएक्शन, जब अम्ल और क्षार से रिएक्शन कराते हैं तो लवण बनता है, जल बनता है। ये चीज़ बहुत फास्ट होता है। कभी लैब में जाना तो जैसे मिलाओगे ना, ये टाइम सोचो कि मैं टाइम देख लूँ कि स्पीड क्या चल रहा है, मतलब रिएक्शन की कितनी तेजी हो रहा है, तो टाइम नहीं लगेगा। जैसे मिलाओगे तुरंत क्या होगा? NaCl बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो अब जो रिएक्शन वेरी फास्ट होते हैं, मतलब बहुत तेजी से होते हैं, क्या इनका रेट निकालना जरूरी है? नहीं ना। अब कोई रॉकेट वगैरह जब चलता है क्या उसकी कोई स्पीड निकालता है? नहीं। लेकिन साइकिल, स्कूटर, बाइक वालों के रेट सब निकालते हैं ना, कहते स्पीड से जा रहा है, इतनी स्पीड जा रहा है। और लाइट स्पीड, इतनी स्पीड तक कोई चाल निकालता है? नहीं। बगल से कोई चीज़ गुजर जाएगा, तुम्हारे देखते हुए पता लगा पहुंच गया, ठीक है, इलाहाबाद 1 सेकंड में, उसकी रेट निकालोगे? नहीं ना। रेट हम उसके निकालते हैं जो जनरली जो है हमारे काम का हो, मीडियम में। अब ऐसा भी तो नहीं है कोई चीज़ बहुत धीमे चल रहा है, पता लगा केंचुआ है इलाहाबाद जा रहा है,
तो क्या करो, उसकी रेट निकालोगे? हाँ, देखो केचुआ कितने दिनों पहले पहुंचता है इलाहाबाद, बोलो नहीं ना। तो जो चीज़ बहुत स्लो होता है उसको निकालना बेकार है, ठीक। और जो बहुत फास्ट हो जाएगा उसको निकालने की जरूरत ही नहीं है, और ना तो निकाल पाओगे, ठीक। तो वेरी फास्ट रिएक्शन, देखो कुछ वेरी फास्ट रिएक्शन पता होना चाहिए, ठीक है ना। कुछ वेरी फास्ट रिएक्शन मालूम होना चाहिए। पहला अम्ल क्षार अपक्रिया, दूसरा अवक्षेपण अपक्रिया। कौन सा? अवक्षेपण अपक्रिया। जो अवक्षेपण अपक्रियाएं होती हैं ये भी बहुत फास्ट होती हैं। जैसे कि ना, जैसे कि भी एल लेते हैं, क्या लेते हैं, NaCl, और AgNO3 से रिएक्शन करा लें, किससे? सिल्वर नाइट्रेट। ये भी तुरंत क्या बना लेता है, AgCl का PPT बन जाता है। AgCl क्या बन जाता है? प्रेसिपिटेट। ये भी उसी के जैसा होता है एकदम। और साथ में क्या बनता है? NaNO3 सोडियम नाइट्राइट, ठीक है। समझ नहीं आया? ये बहुत फास्ट होता है। तीसरा जो होता है अति तीव्र क्रिया की बात करें, दो हो गए। एक होते हैं ना इंटरमीडिएट, पढ़ते हो ना इंटरमीडिएट ऑर्गेनिक में, कार्बोकटायन, कार्बन आयन, कार्बीन, नाइट्रीन, बहुत सारे होते हैं ना। तो इंटरमीडिएट को क्या बोलते हैं हिंदी में? क्या बोलते हैं? माध्यमिक यौगिक, क्या बोलते हैं इनको? चलो ऐसे लिखते हैं इंटरमीडिएट यौगिक। अब हिंदी में मुझे पता नहीं क्या बोलते हैं। इंटरमीडिएट माध्यमिक होता है क्या सर? इंटरमीडिएट, ठीक है। इंटरमीडिएट अपक्रिया लिखते हो ऐसे। जैसे कहाँ पढ़े थे? SN1 SN2 में, अगर याद हो तो वहां पर देखो SN कार्बोकटायन बना था ना, याद आ रहा है कुछ? ऐसे कार्बोकटायन बना था ना, पहले इसने Cl निकाल दिया था, फिर कार्बोकटायन बन गया। और जब कार्बोकटायन बना तो OH- तुरंत क्या झट से क्या कर लिया, जाके बॉन्ड बना लिया, और क्या बन गया था? CH3C, और यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3, और क्या बना लिया था इसने? OH बना लिया था, याद है ना। रिएक्शन ये दो स्टेप में हुई थी। पहले स्टेप में Cl बाहर निकला था, कार्बोकटायन बना था, दूसरे पे OH अटैक किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको याद कर लेना, ठीक है। तो अब देखो जब इसका रेट निकाले थे तो SN1 आया था 1 इसीलिए क्योंकि इसका ऑर्डर मॉलिक्युलरिटी 1 होती है। क्यों? क्योंकि इसमें जो बताया था रेट होती है वो पहले स्टेप पे डिपेंड करती है, दूसरा वाला क्यों नहीं डिपेंड करता? क्योंकि दूसरा यही इसी वजह से, क्योंकि इंटरमीडिएट है और किसी के ऊपर अगर प्लस चार्ज बना है और माइनस चार्ज है तो रिएक्शन क्या होगी? बहुत फास्ट होगी, वो देरी नहीं लगाएगा, ठीक है। उसमें टाइम नहीं होगा रिएक्शन मतलब कंप्लीट होने में, वो तुरंत हो जाता है। तो कोई भी इंटरमीडिएट बना हो और फिर बार रिएक्शन हो रहा हो तो बहुत फास्ट होता है, ठीक। तो ये मतलब कभी कभी इनकी जरूरत पड़ती है, रिएक्शन को देख करके पता किया जाता है कि मतलब ये कहीं ये अम्ल क्षार तो नहीं है, अवक्षेपण तो नहीं है, इंटरमीडिएट तो नहीं है। क्योंकि अगर ये सब कहीं होगा तो रेट समझ लो वहां से नहीं निकलने वाली। इसीलिए SN1 में जो पहला स्टेप होता है उसी को RDS माने थे, उसको क्या बोला गया था? रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। मतलब रेट वहां से ही निकाली जाएगी, दूसरे स्टेप से नहीं निकलेगी। क्यों? इस वजह से। समझ आई नहीं आया? तो इसको नोट कर लो। चलो हो गया यहाँ तक ना, पूरा ये हो गया ना ये। चलो दूसरा लिखो अतिमंद अपक्रिया। अतिमंद अपक्रिया ठीक है। देखो तो अतिमंद अपक्रिया लिख लिए, तो लिखो इसमें देखो ऐसी अपक्रियाएं, ऐसी अपक्रियाएं, ऐसी अपक्रियाएं जिन्हें पूर्ण होने में कई दिन महीने अथवा वर्ष लगते हैं, उन्हें अतिमंद अपक्रियाएं कहते हैं। ऐसे जो जिसमें जो कई दिन में पूरी होती है,
या महीने जिसको लग जाए महीने, या वर्ष लग जाते हैं। अरे ये तो छोटा है, कई युग बीत जाते हैं, ठीक है ना, वर्ष बात छोड़ो, हाँ कई युग बीत जाते हैं। हाँ ये क्या अभिक्रियाएं होने में, जैसे यूरेनियम का डिके, यूरेनियम को अगर थोरियम में बदलना होता है तो उसको उसकी हाफ लाइफ होती है 10 की घात 9 वर्ष। हाँ 2 × 10 की घात 9 वर्ष होते हैं। हाँ यूरेनियम को थोरियम में कन्वर्ट होने में इतने वर्ष लगते हैं। मतलब अब 10 की घात 9 वर्ष का मतलब निकाल लो कितने वर्ष होंगे, कितने होते हैं? 1 अरब वर्ष लगते हैं। 1 वर्ष अभी तो यार जब से 2024 चल रहा है, ठीक है ना, अभी तो लाख भी नहीं पहुंचा है। तो 1 अरब वर्ष का मतलब है युग तो निकल ही जाएगा ना। हाँ तो फिर वही चीज़। तो ऐसे अभिक्रियाएं अतिमंद। अब जो अतिमंद अभिक्रियाएं होती हैं, तो जो बहुत मंद होती है उन्हें कोई निकाल ही नहीं सकता। निकालने के लिए उसको कई बार जन्म लेना पड़ेगा, ठीक है ना। अब कोई रिएक्शन अगर मान लो 1 लाख 2 लाख वर्ष में पूरी हो रही है तो कई बार उसको जन्म लेना पड़ेगा ना, तब जाके कर पाएगा। ठीक, एग्जाम्पल में लिख लो। जैसे पहला जैसे है ये होता है जैसे जंग लगना। क्या जंग लगना? क्या जंग आसानी से लगता है क्या? नहीं। अभी लोहा रख दो, देखते रहो, यहीं पे ला के रख दो लोहा, तो देखते रहो, देखो कितने दिन बाद जंग लगता है, तो लगेगा क्या ऐसे? तुरंत लग जाता है, अब फिर टाइम लगेगा ना। तो जंग लगना क्या होता है? एक अतिमंद अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रियाएं नहीं पढ़ी जाती हैं, ठीक है। जैसे अब जंग लगने के लिए रिएक्शन क्या होता है? इसके Fe+H2O, तो क्या बनता है? FeO2 साथ में कुछ X H2O भी रहता है ना, ये होता है ना साथ में। क्या होता है? X दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? जैसे Fe है, अगर Fe का हवा और नमी के संपर्क में जब आता है तो क्या बनाता है? Fe2O3 साथ में कुछ XH2O टाइप का, ठीक। तो किसका सूत्र है? जंग का सूत्र। जो मोर्चा लगता है ना, जंग लगता है, ये उसका फॉर्मूला है। दूसरा रिएक्शन क्या होता है अतिमंद में? अतिमंद में जैसे होता है पानी का स्वतः निर्माण। क्या? पानी का स्वतः निर्माण। अगर अभी पानी को जब अपने आप बनता है, उसको बनने में ना कई वर्ष लग जाते हैं, ठीक। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला करके पानी का बनना, H2O को बनने में समय लगता है बहुत, ठीक है ना। बैलेंस करना हो कर दो, यहाँ पे 2 लगेगा, यहाँ पे 2। स्वतः बनना अपने, मतलब लैब में नहीं बनाना है। लैब में बनाना है तो तुरंत बन जाएगा। अभी बनवाए थे ना एसिड बेस रिएक्शन, एसिड बेस रिएक्शन कराओगे साल्ट बनेगा और साथ में वाटर बनता है। वो नहीं, जो अपने आप नेचर में जो पानी का निर्माण होता है वो क्या है? अतिमंद अभिक्रिया, ठीक। और तीसरा क्या लिख सकते हो? रेडियो एक्टिव एलिमेंट का विघटन, ठीक है ना। रेडियो तत्व से यूरेनियम लिख सकते हो, यूरेनियम का विघटन, यूरेनियम का विघटन। तो यूरेनियम का विघटन, यूरेनियम क्या होता है? 92-235 ना, 92-235 होता है, 232 ऐसा कुछ होता है। तो ये ना कन्वर्ट होता है किसमें? थोरियम, साथ में निकलता है 2He4 होता है ये, शायद हीलियम के निकलने से बनता है ये। तो 2 इसमें से कम कर दो तो यहाँ हो जाएगा 90, और 235 कितना, 4 निकालो कितना हो जाएगा? 231 ना, ऐसे कुछ होता है। क्योंकि इसमें ना कई चीज़ें होती हैं, इसमें ढेर सारे होते हैं। थोरियम के अलावा फिर ये भी टूटता है, ऐसे पूरी सीरीज में टूटते हैं। तो एकदम एक्यूरेट मुझे याद नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ होता है, ठीक, जानते रहो। तो ये सब रिएक्शन जो होंगे क्या होंगे? अतिमंद अभिक्रिया। इन्हें हम स्टडी नहीं करते हैं, ठीक है ना, स्टडी नहीं कर सकते। तो इसको नोट कर लेना, नोट कर लो इसे। चलो अगला क्या लिखोगे? अगला आ जाओ, ये अगली हेडिंग क्या लिखोगे? मंद अभिक्रिया। यही पढ़ी जाती है, ठीक है। लिखो ऐसी सब, लिखो ऐसी अभिक्रियाएं, ऐसी अभिक्रियाएं जो उचित समय में पूर्ण हो जाती हैं।
उच्च समय में पूर्ण हो जाती हैं उन्हें मंद अभिक्रियाएं कहते हैं। उन्हें मंद अभिक्रियाएं कहते हैं। ठीक है, नहीं यार, और क्या वो भी आएगा इसमें आती मंद में। पेट्रोल डीजल यार कई वर्ष बीत जाते हैं तब बनते हैं उसमें भी कई 100 वर्ष लगते हैं यार। हाँ। चलो ये हो गया ना। अब लिख लो, केवल मंद अभिक्रियाओं का अध्ययन, लिखो नई लाइन से लिखो, केवल मंद अभिक्रियाओं का अध्ययन रासायनिक बलगतिकी के अंतर्गत किया जाता है। रासायनिक बलगतिकी के अंतर्गत किया जाता है। हो गया? चलो हो गया ना। मतलब एक चीज याद रखना, अभिक्रिया को देख के पहले अगर जैसे, क्योंकि देखो जब कोई रिएक्शन होती है तो सारे रिएक्शन एक स्टेप नहीं होते ना, तो पढ़े हुए ऑर्गेनिक में एक रिएक्शन होने में कई स्टेप लगते हैं, हर स्टेप पे ना रेट अलग अलग होती है, तो उसमें से जो स्टेप वेरी फास्ट होगा वेरी स्लो होगा वहाँ से रेट नहीं निकाला जा सकता। जो क्या होगा, मंद अभिक्रिया होगा। वेरी फास्ट वेरी स्लो, इसे क्या बोलते हैं, स्लो रिएक्शन, ठीक है, या फिर मॉडरेट बोलते हैं। तो जो स्लो रिएक्शन होते हैं जो निश्चित समय में हो जाते हैं उन्हीं को स्टडी करते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया। अब नेक्स्ट हेडिंग लिख लो, क्या, देखो अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की दर, हाँ अभिक्रिया की दर, देखो क्या होती है अभिक्रिया की दर। अभिक्रिया की दर मतलब है अभिक्रिया की चाल, अभिक्रिया की स्पीड, ठीक है ना। तो चाल देखो, जब अगर चाल कभी निकालते हो तो चाल बराबर बताओ होता क्या है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। क्यों क्यों ऐसा होता है, दूरी बटे समय ही क्यों होता है? क्योंकि चाल या जो दर वो होती है वो होती है समय टाइम के रिस्पेक्ट में कितना मूवमेंट हुआ है ना, समय के रिस्पेक्ट में, समय के सापेक्ष दूरी कितना चेंज हुई है, ठीक है ना, वस्तु कहाँ से कहाँ तक गई है। तो अब जब कोई रिएक्शन होता है तो रिएक्शन में मान लो यहाँ है अभिकारक, क्या है, अभिकारक, और इस तरफ क्या बन रहा है, उत्पाद बन रहा है, क्या बन रहा है, उत्पाद बन रहा है। तो इसमें ऐसी क्या चीज है, इसमें कुछ ऐसी चीज है क्या जिसमें चेंज हो रहा हो समय के साथ? क्या इसमें अभिकारक उत्पाद कहीं जाता है क्या? नहीं ना। तो फिर ऐसे निकालेंगे किसके रिस्पेक्ट में? अभिक्रिया की दर को हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? सेकंड तो टाइम है ना, तो समय के रिस्पेक्ट में मतलब समय के सापेक्ष किसको, जैसे मैं दूरी को, वैसे इसमें किसको लेंगे, समय के सापेक्ष किसको कैलकुलेट करेंगे, किसको मेजर करेंगे बताओ। अभिकारक का ऐसा क्या है जो चेंज होता है? सांद्रता। जब भी कोई रिएक्शन करवाते हो कहते हो ना इतना लीटर, इतना मोल, इतना ये है ना, कहते हैं ना मोल में, खास कर मोल पर लीटर के हिसाब से, तो कितनी सांद्रता है। तो इसमें सांद्रता अभिकारक की क्या लेते हैं, सांद्रता, ठीक है। और अब देखो समय के साथ क्या होगा, सांद्रता घटेगी, क्योंकि शुरुआत में अभिकारक की सांद्रता कुछ होती होगी, मान लो 100% रहती है ना, लेकिन जैसे जैसे रिएक्शन शुरू होगा तो धीरे धीरे प्रोडक्ट उत्पाद बनता जाएगा और ये खत्म होता जाएगा, ये कम होता जाएगा ना, तो बोलेंगे सांद्रता इसकी घट रही, कितनी स्पीड से घट रही है। अब उसको निकालने के लिए क्या लिखेंगे, सांद्रता परिवर्तन बटे समय, ठीक है ना। चलिए तुम लोग जाओ, देखो तो समझ आया ना। तो अब जैसे मान लो कोई ये है, आर से क्या हो गया, रिएक्टेंट, इधर क्या बन रहा है, प्रोडक्ट, ठीक है ना। आर से क्या बन रहा है, रिएक्टेंट, और पी क्या है, प्रोडक्ट है। तो मान लेते हैं शुरुआत में क्या, मान लेते हैं शुरुआत में यानी कि टाइम टी पर, ठीक है,
शुरुआत मतलब कुछ समय, मतलब टाइम देख लीजिए इतने बजे, इसका कंसंट्रेशन पूरा था, मान लेते हैं इसका कंसंट्रेशन था ये R, ऐसे चिन्ह यूज करते हैं ना, बोलो इसका कंसंट्रेशन क्या होगा, R होगा। उस समय ये प्रोडक्ट कुछ बना था क्या, नहीं भाई, शुरुआत में 0 रहा होगा ना। अब कुछ टाइम बाद मान लो ये, नहीं सॉरी, टाइम ये 0 था, टी टाइम क्या था 0, और यहाँ पे टाइम क्या है, टी है। शुरुआत में मतलब स्टार्टिंग में जब रिएक्शन शुरू हुआ उसमें 0 मान चलते, उसमें 0 था, बाद में क्या हुआ ये टी हो गया। या ऐसे भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे T1 लिख लो, यहाँ पे T2 भी लिख सकते हो, बात एक ही है, चाहे जैसे करो, कुछ भी मान लो। उस समय अब इसका कंसंट्रेशन घट के कुछ घटा होगा, मान लेते हैं R में से क्या घट गया, X घट गया, मान लो क्या घट गया, R घट करके क्या हो गया, R माइनस X घट गया। उस समय यहाँ क्या हो गया होगा, X बना होगा ना, क्योंकि ये जितना खत्म होगा उतना तो यहाँ बनेगा। अब जैसे मान लो रेट निकालना हो, तो रेट दर क्या होगी, तो अभिक्रिया की दर क्या होगी, अभिकारक अथवा उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटे समय, ठीक है ना, समझ आया नहीं आया। तो जैसे अब निकालना हो रेट, तो पहले कितना था, बाद में कितना है, घटा दो, और समय कितना लगा है उससे डिवाइड करो, क्योंकि दूरी भी, पहले दूरी जैसे मान लो इतने किलोमीटर पे था, बाद में इतने किलोमीटर पहुंचा, टाइम पहले इतना था, टाइम इतना मतलब लगा है, इतना दूर जाने में इतना समय लगा, तो समय से भाग कर देते हो तो चाल मिल जाती है। तो वैसे यहाँ पर कितना सांद्रता चेंज हुई है और टाइम कितना चेंज हुआ है, समझ आया नहीं आया। तो ऐसे क्या करते हैं, रेट निकालते हैं। तो इसमें लिख लो पहले थोड़ा सा अभिक्रिया की दर, अभिकारक अथवा उत्पाद, अभिकारक अथवा उत्पाद की सांद्रता में क्या लिखें, सांद्रता में होने वाले परिवर्तन की दर को होने वाले समय परिवर्तन की दर को लिख लो, समय परिवर्तन की दर को अभिक्रिया की दर कहते हैं। ठीक है ना, अभिक्रिया की दर कहते हैं। तो अभिक्रिया दर बराबर क्या होगा, सांद्रता परिवर्तन ना, बोलो सांद्रता परिवर्तन बटे समय अंतराल, ये तो होगा, बोलो। जैसे वहां चाल बराबर दूरी बटे समय था, दूरी बटे समय, वहां सांद्रता परिवर्तन बटे समय, समय अंतराल मतलब कितना समय लगा है। अब देखो यहाँ, अब सांद्रता परिवर्तित कैसे होगी, अगर अभिकारक की बात करें तो अभिकारक में सांद्रता हमेशा घटती है और उत्पाद में हमेशा सांद्रता बढ़ती है। तो ऐसे भी लिख सकते हो कि अभिक्रिया की दर, इंग्लिश में यहाँ पे रेट लिख सकते हो, रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, अभिकारक की सांद्रता में कमी, किसमें, अभिकारक की सांद्रता में कमी बटे समय, यह लगा हुआ समय या समय अंतराल यानी समय, या फिर ऐसे भी कर सकते हो। अब देखो रेट ना, अब देखिए इसमें रेट हमेशा इन दोनों का बराबर होगा। अब जितने टाइम में जितना ये घटेगा उतना ही तो बनेगा यहाँ पर, क्योंकि जितना ये घट रहा है उतना ही बन रहा है, क्योंकि आज ऑलरेडी पढ़ चुके हो कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम, कोई भी चीज ना तो नष्ट होती ना ही उत्पन्न होती है, जितना इधर है उतना वहाँ बनेगा, जो मतलब कि समय वही है। अब जैसे यहाँ मान लो 10 मिनट में जितना चेंज हुआ होगा ये घटा होगा, उतना ही क्या होगा, ये बढ़ा होगा। तो ऐसे भी लिख सकते हैं ना, अभिकारक की जगह हम अगर उत्पाद करें तो उत्पाद की सांद्रता में क्या होगा, वृद्धि, उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि बटे समय, समझ आई नहीं है। तो अभिक्रिया की दर क्या होती है, अभिकारक की सांद्रता में कमी बटे समय बराबर जो होता है किसके, उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि बटे समय। ठीक है, अब मान लो एक यहाँ पे लिख लो माना, ये वाला लिखना है, ठीक, लिखो माना एक अभिक्रिया, ये लिख लो, माना R गिव्स P, ऐसा टी टाइम 0 पे लिख लो, इसको R, उसको 0, इसको R माइनस एक्स, उसको x, हो गया। देखो अब जैसे रेट निकालना है तो रेट कैसे निकालोगे, तो रेट इज इक्वल टू क्या होता है, अभिकारक की सांद्रता में कमी, पहले अभिकारक कितना था
आर था, बोलो आर माइनस यक्स, आर माइनस यक्स, घट कितना हुआ होगा ना, बटे टाइम 0 माइनस टी, ये तो करोगे ना, समझ नहीं आया? क्योंकि देखो पहले इसको इसमें से घटाओगे ना, इस चाहे ऐसे करो, चाहे इसमें से घटा दो, इसमें घटा दो, इसमें, या फिर इसमें से घटा दो, क्योंकि वैसे इसके हिसाब से देखें तो सांद्रता घटती है, तो इसमें से घटा सकते हो, लेकिन इसके हिसाब से इधर चलेगा। लेकिन अभी खुद ही पता चल जाएगा रेट जो है किसी के माइनस में, कैसे पता चलेगा कि यहाँ कमी हो रही है, यहाँ वृद्धि हो रही है। तो देखो इसका अगर किसका रेट निकालना है, अभिकारक का, तो अभिकारक का दर मतलब अभिकारक पहले कितना था बाद में कितना हुआ है, बटे पहले कितना समय था बाद में कितना समय है, बराबर। ऐसे प्रोडक्ट ले निकालो, क्या होगा, प्रोडक्ट पहले कितना था 0 ना, बाद में कितना हुआ x ना, ये हुआ है, पहले 0 था माइनस x, और पहले 0 था माइनस t, समझ आया नहीं आया? तो अब रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो अब इस माइनस को अंदर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, ये समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, ये आर कैंसिल हो जाएगा ना, जब माइनस अंदर ये माइनस से क्या हो जाएगा प्लस, तो आर कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा माइनस टी, तो यहाँ पे माइनस में प्लस, तो ये क्या आ जाएगा अब 0 में तो माइनस एक्स अपान टी, ठीक। और यहाँ पे देख लो ये कितना आता है, यहाँ पे देखो माइनस है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा एक्स अपान टी। तो दिख रहा है कुछ, जो रेट होगा हमेशा वो दोनों के रिस्पेक्ट में सेम ही है, इसमें देखो माइनस सिंबल लगा है, इसमें प्लस है, इसका मतलब ये हुआ कि अभिकारक की सांद्रता घटती है और उत्पाद की सांद्रता बढ़ती है। समझ आई नहीं आया ये चीज?